अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, यानी कि कैसे पता करेंगे कि जो बेबी हमारा जन्म लेने वाला है वो बॉय होगा या गर्ल होगा, यानी कि उसके सेक्स का कैसे पता चलेगा, मतलब कि गर्ल है या बॉय है कैसे पता चलेगा। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका मेन टॉपिक। इसके अंदर आपका टॉपिक का नाम है बॉय और गर्ल, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि लड़का या लड़की, कैसे पता करेंगे लड़का जन्म लेगा या लड़की जन्म लेगी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले कहा गया है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। देखिए, हर सेल के अंदर ना न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, चूंकि हम लोगों ने सेल चैप्टर कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, तो अब मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। मतलब सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर यानी कि धागा जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल, यानी कि हर ह्यूमन बींग के न्यूक्लियस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हुआ तो टोटल कितने हो गए फिर बताइए। ऑब्वियसली बात है 46 है ना, हर ह्यूमन बींग में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हर किसी के न्यूक्लियस में, यानी कि हर किसी के सेल के न्यूक्लियस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आगे, 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड एक्स एंड वाई। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में हमारे पास 2 ऐसे क्रोमोसोम्स है जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं। हालांकि टोटल पेयर कितने हैं, टोटल 23 पेयर है क्रोमोसोम्स के, इसी में से हमारा 2 क्रोमोसोम्स ऐसा है जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। एक हो गया आपका एक्स और दूसरा हो गया आपका वाई। ठीक है, और ये एक्स वाई के मदद से ही हम लोग पता करेंगे कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। कर देखते हैं इसके बारे में और क्या कहा गया है। अ फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स while a male has 1 X and 1 Y क्रोमोसोम। यहाँ पे ध्यान में इस बात को आप याद रखेंगे कि फीमेल के पास 2 क्रोमोसोम होगा और दोनों का दोनों एक्स क्रोमोसोम ही होगा, समझिएगा। मतलब फीमेल के पास 2 क्रोमोसोम होंगे और दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम ही होगा। मेल के पास भी 2 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन इसके पास एक एक्स वाला होगा और एक वाई वाला होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे ताकि आगे चल के आपको कोई डाउट ना हो। अगला, दी गैमेट्स। गैमेट का मतलब सिंपल सा है, गैमेट का सिंपल सा मतलब है फीमेल के अंदर एग और मेल के अंदर स्पर्म। गैमेट का मतलब यही होता है। हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो आपका एग होता है या फिर जो आपका स्पर्म होता है, इसके मात्र क्रोमोसोम का एक ही सेट होता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में ना अभी आपको और बताएंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे when a sperm containing X chromosome fertilizes the egg, the zygote would have 2 X chromosomes and develop into a female child। अब इसको आप ऐसे समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि आप ये अपने ये वाला पॉइंट समझ लिया ना, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाला है ही नहीं। देखो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान समझिएगा बहुत ध्यान से। सपोज कीजिए कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान, यानी कि जब एक मेल और एक फीमेल जब सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आ रहे थे, तो आप सपोज करो कि मेल के तरफ से आया एक्स क्रोमोसोम और फीमेल के तरफ से क्या आ सकता है, एक्स या वाई बताइए। एक्स ही आ सकता है क्योंकि उसके पास वाई तो है ही नहीं। तो सपोज करो कि एक मेल और फीमेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान मेल के तरफ से आया एक्स क्रोमोसोम और फीमेल के तरफ से तो कुछ भी आए, हमको पता है एक्स ही आने वाला क्योंकि उसके पास एक्स ही है। तो यदि मेल के तरफ से आ रहा है एक्स और फीमेल के तरफ से भी आ रहा है एक्स, क्योंकि फीमेल की तरफ से तो एक्स ही आ सकता है ना, उसके पास तो दोनों एक्स ही है। तो मेल की तरफ से आ रहा है एक्स और फीमेल की तरफ से भी आ रहा है एक्स, तो कितने एक्स हो गए हमारे पास, डबल एक्स हो गए, एक फीमेल वाला और एक मेल वाला। तो जब भी डबल एक्स होता है तो इस केस में हमारा जो जन्म होगा वो एक फीमेल चाइल्ड का होगा, यानी कि जन्म जो लेंगे वो क्या होंगी, एक लड़की होंगी। ऐसा क्यों है पता है, क्योंकि फीमेल के तरफ से भी एक्स क्रोमोसोम आया और फादर की तरफ से भी हमारा एक्स क्रोमोसोम आया, तो 2 एक्स क्रोमोसोम आप जब आपस में मिल जाते हैं तो एक फीमेल चाइल्ड का जन्म होता है। लेकिन मान लीजिए कि इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स अ वाई क्रोमोसोम टू द एग, यानी कि सिंपल सा ओवम का बात कर रही है, एट फर्टिलाइजेशन द जायगोट वुड डेवलप इनटू अ मेल चाइल्ड। लेकिन मान लीजिए कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान मेल की तरफ से आया वाई क्रोमोसोम और फीमेल की तरफ से कौन सा आ सकता है बताइए, एक्स ही आ सकता है।
तो मेल की तरफ से आया वाई और फीमेल की तरफ से आया एक्स, तो हमारे पास कितने क्रोमोजोम हो गए? 2, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। तो जब भी एक्स और वाई दिख जाए तो समझ जाइएगा क्या जन्म लेने वाला है, एक मेल चाइल्ड जन्म लेने वाला है, यानी कि एक किसी बॉय का जन्म होने वाला है। तो सिंपल समझिएगा बहुत ही ध्यान से, यदि डबल एक्स मिल जाए तो गर्ल होगा, एक एक्स और एक वाई मिले तो बॉय होगा। ठीक है, यही बात आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो अब मेरे हिसाब से आपको पता ये चल गया होगा कि किस तरीके से किसी भी बेबी का जो सेक्स है वो डिटरमाइन किया जाता है, यानी कि जन्म जो लेने वाला है वो लड़का होगा या लड़की होगा, कैसे पता चलता है? एक्स वाई क्रोमोजोम से पता चलता है, सिंपल सा। यदि फादर की तरफ से भी एक्स आया और मदर की तरफ से भी एक्स आया तो डबल एक्स हो गया, तो चाइल्ड होगा कौन सा? फीमेल। लेकिन यदि फादर की तरफ से वाई वाला आया और मदर की तरफ से एक्स वाला आया तो एक्स वाई दो को हमारे पास हो गया, तो एक्स वाई का मतलब हो गया मेल चाइल्ड। सिंपल सा, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द सेक्स क्रोमोजोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। अच्छा, ये ना बहुत ही कॉमन सा सवाल है, हम आपसे पूछते हैं, ठीक है? बताइए, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ज्यादा डिपेंड किस पे करता है, फादर पे या मदर पे? बताइए। नहीं, मदर पे डिपेंड नहीं करता है, फादर पे डिपेंड करता है। पता है क्यों? क्योंकि देखो, मदर के पास तो ऑटोमेटिकली आपका 2 एक्स क्रोमोजोम है, तो उधर से कुछ भी आए तो हमको पता है कि एक्स ही आना है। लेकिन फादर के पास क्या है? एक एक्स और एक वाई। यदि वो एक्स दे दिया तो गर्ल हो जाएगा, यदि उन्होंने वाई दे दिया तो बॉय हो जाएगा। तो बताइए, एक्चुअली में जो जन्म लेने वाला है या फिर लेने वाली है, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये ज़्यादा डिपेंड किस पे करेगा? फादर पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसके पास दोनों क्रोमोजोम है, एक्स और वाई दोनों क्रोमोजोम है। लेकिन फीमेल के पास तो दो केवल एक्स ही है, तो उधर से कुछ भी आए तो हम तो कंफर्म है कि उधर से एक्स ही आना है फीमेल की तरफ से। ये हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, ये हमारा इंटरनली होता है। जैसे देखो, यदि इंसान ये पता कर पाता कि हमारे तरफ से ना वाई वाला जाएगा, मान लो कि यदि ह्यूमन बीइंग ये डिसाइड कर पाता कि हम एक्स क्रोमोजोम देंगे रिप्रोडक्शन के लिए, हम वाई क्रोमोजोम देंगे, तो आपको लगता है कि कोई भी आदमी जल्दी लड़की पैदा करना चाहता? आपको ऐसा लगता है? हर कोई क्या चाहता? मेरे घर में बेटा हो। मतलब इंडियन सोसाइटी में अक्सर पेरेंट्स क्या चाहते हैं? अधिकतर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे घर में बेटा जन्म ले। हाँ, अलग बात है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि चाहती हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी के तौर पे लड़की पैदा हो। लेकिन हमारा इंडियन सोसाइटी ज़्यादा क्या सोचता है कि बेटा हो। तो यदि हम लोगों को पता चल जाता कि हमारे बस में, यानी कि हमारे बस में यदि होता है एक्स और वाई क्रोमोजोम, तब तो हर आदमी बेटा ही पैदा करता। लेकिन ये हमारे बस में नहीं है, ये हमारा इंटरनल मामला है, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। लेकिन तभी होगा जब आप सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आएंगे ना, तभी, उसके पहले ये सब चीज़ें नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो जन्म लेने वाला है लड़का या लड़की, वो डिपेंड करता है फादर पे, क्योंकि उसके पास दोनों क्रोमोजोम है। वो जो दे देगा वही हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इस तरीके से ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर हॉर्मोन्स अदर दैन सेक्स हॉर्मोन्स। आपने अलग अलग प्रकार के सेक्स हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा। जैसे मेल के अंदर यदि हम लोग बात करें तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल के अंदर यदि हम लोग बात करें तो एस्ट्रोजन। ये क्या था? सेक्स हॉर्मोन्स था। लेकिन हमारे बॉडी में ना ऐसे भी बहुत सारे हार्मोन हैं जो कि सेक्स हार्मोन के अलावा अलग अलग प्रकार के हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और इसके लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको करना क्या है, यदि आपके पास कोई भी बुक है तो उस डायग्राम को आप खोल लो, जहाँ पे एक आदमी का पिक्चर बना हुआ होगा, उसके कुछ कुछ ग्लैंड के बारे में लिखे गए होंगे। बात समझ आ रही है? उससे ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाएंगे। यदि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिसके पास एनसीईआरटी का बुक है वो पेज नंबर खोल लेंगे 119, ठीक है। और जिसके पास दूसरा बुक है उनमें भी दिया हुआ रहता है ये डायग्राम, तो वहाँ पे आप एक बार इस डायग्राम को खोल लीजिए। एक ह्यूमन बींग का पिक्चर बना हुआ है, उसके बॉडी में कुछ कुछ ग्लैंड है, उसको लोकेट किया गया है। तो इस तरीके से कोई दिक्कत इसमें? डायग्राम से होता क्या ना, आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा गया है पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड टू दी ब्रेन। हमारे बॉडी में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये कहाँ पे होता है पता है? आपके ब्रेन से अटैच होता है, यानी कि आपके दिमाग से अटैच होता है। आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। आगे, अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड द ओवरेज, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenal glands। यानी कि प्यूटिट्री ग्लैंड तो हमारे बॉडी में है ही, इसके साथ ही साथ हमारे बॉडी में टेस्टिस भी है, ओवरेज भी है। उसी प्रकार से यदि देखा जाए तो थायराइड भी है, पेनक्रियाज भी है, एड्रिनल ग्लैंड भी है, अलग अलग प्रकार के ग्लैंड हमारे बॉडी में
ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब है हमारे बॉडी में एक ग्लैंड नहीं है बल्कि बहुत सारे ग्लैंड है और सभी का अपना फंक्शन भी अलग अलग है। अब इन सभी के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं थोड़ा। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन हार्मोन, याद रखेंगे इस बात को। थायराइड ग्लैंड जो कि आपको कंठ के पास दिख रहा होगा डायग्राम में, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन हार्मोन। यदि आपसे कोई पूछे कि थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उस हार्मोन का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे आप? थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, पहला ही हो गया। अगला, गोइट्रे इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। अच्छा एक बात बताइए, हालांकि आपने ऐसा देखा होगा किसी इंसान का या फिर किसी गाय का या फिर किसी कुत्ते का या फिर किसी बिल्ली का या फिर किसी बकरी का या फिर किसी भी जानवर का गला जो है ना फूल जाता है बहुत ज़्यादा, यानी कि उसको ना एक प्रकार का बीमारी है, उसको हम लोग कहते हैं गोइट्रे। क्या बोलते हैं? गोइट्रे कहते हैं। वो जो बीमारी होता है वो क्यों होता है पता है? थायरोक्सिन हार्मोन के कमी होने की वजह से। मतलब अब आपको पता है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ये गले के पास होता है, ये थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन हार्मोन। यदि इसमें कमी आ गया ना, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन यदि कम रिलीज होने लगा तो उस एक हमारे कंठ के पास बीमारी हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं गोइट्रे। और गोइट्रे का सिंपल सा मतलब होता है आपका गला क्या हो जाता है, बहुत लंबा फूल जाता है ना, एकदम गुब्बारा जैसा फूल जाता है। और ये अक्सर ह्यूमन बींग में भी होता है और जानवरों में भी, तो जानवर में तो खैर ये आम बात है। ठीक है, आगे उसके बाद इसमें लिखा गया है पेनक्रियाज प्रोड्यूसेस इंसुलिन हार्मोन। अब बात करते हैं थोड़ा सा पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज थोड़ा सा आपका नीचे है, कंठ के बहुत नीचे है मतलब। तो पेनक्रियाज जो है ना वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। आगे, डायबिटीज इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ इंसुलिन हार्मोन। अच्छा हम लोग कई बार कहते हैं ना मेरे पिताजी को डायबिटीज है, ऐसा क्यों पता है? क्योंकि पेनक्रियाज प्रोड्यूस करेगा इंसुलिन हार्मोन, पहला बात। और यदि आपके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत जल्द डायबिटीज के शिकार होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो यदि आपसे कोई पूछे कि डायबिटीज क्यों होता है तो आप बोलेंगे इंसुलिन हार्मोन कम होने की वजह से होता है। और इंसुलिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करेगा? पेनक्रियाज करता है। ठीक है, आगे उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। देखो, एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट्स हार्मोन व्हिच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। अच्छा आपको पता है हमारे बॉडी में ना, यानी कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है, हमारे ब्लड के अंदर ना सॉल्ट है। सॉल्ट मतलब नमक भी है। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या एकदम बकवास बात कर रहे हैं, ब्लड के अंदर नमक कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही बात है, हमारे ब्लड के अंदर मतलब सॉल्ट भी है, यानी कि नमक भी है। हाँ वो अलग बात है कि नमक का एहसास नहीं होता हम लोगों को क्योंकि बहुत ही कम है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर है नमक तो है ही लेकिन बहुत कम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा गया है कि एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट्स हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में सॉल्ट का मात्रा बरकरार रहे, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है? उस हार्मोन का जो कि एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए एड्रिनल ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है उस हार्मोन का काम क्या है, तो उस हार्मोन का सिंपल सा काम ये है कि आपके बॉडी में वो सॉल्ट को बरकरार रखता है, यानी कि उसके मात्रा को ना घटने देता है ना ही बढ़ने देता है, उसको बरकरार रखता है। ठीक है, और हमारे ग्रोथ के लिए ना सॉल्ट का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सपोज कीजिए, बताते हैं आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। यदि हमारे बॉडी में बचपन से नमक नहीं डाला जाए, जैसे अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जब खाना खाते हैं या फिर खाना बनाते हैं तो नमक क्यों डालते हैं? केवल स्वाद के लिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, उसका बहुत बड़ा हम लोगों के बॉडी पे असर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, मान लीजिए यदि किसी बच्चे को बचपन से ही नमक नहीं खाने दिया जाए, सपोज कीजिए, मानिए कि यदि किसी बच्चे को बचपन से ही नमक नहीं खाने दिया जाए, गारंटी उसका हाइट कभी नहीं बढ़ने वाला, उसका हाइट कभी नहीं बढ़ेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सर हाइट बढ़ाने के लिए क्या नमक बहुत खा ले, नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप नमक का इस्तेमाल प्रॉपर वे में करो, ना ही ज़्यादा ना ही कम, आपके बॉडी में जितना ज़रूरत है आप उतना इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली जब आप खाते हैं तो उसी समय पे आप नमक सब्जी में डाल दिया कीजिए या फिर दाल में, जिसमें भी आप नमक डालते हैं। अच्छा कई लोग क्या करते हैं पता है, नमक ना अलग से भी लेकर खाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे होगा क्या ना, आपके बॉडी में नमक का मात्रा बढ़ जाएगा, और कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में यदि ज़्यादा हो जाए उसका फायदा है या नुकसान है बताइए? बहुत ज़्यादा नुकसान है। हम लोग क्या करते हैं, अलग से नमक ले लेते हैं, अलग से मिर्ची ले लेते हैं, जो कि गलत बात है। वो क्यों कर रहे हैं? हम लोग अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं। स्वाद तो आ जाता है, ठीक बात है, लेकिन लंबे समय में आपके बॉडी के ऊपर उसका गलत प्रभाव देखने को मिलेगा, तो वो उतना नहीं करना चाहिए। नॉर्मली जितना हम लोग खाना खाते वक्त नमक इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब सब्जी बना रहे तो नमक जो इस्तेमाल किया उतना काफ़ी है।
ठीक है, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन हार्मोन विच कीप्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, या फिर कई बार हम लोग बहुत ही घबरा जाते हैं, है ना। तो ये जो हमारा घबराहट है या फिर जो हमारा ये गुस्सा वालापन है, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है? एड्रेनलिन हार्मोन का है। मतलब ये हो गया। अच्छा, कई बार होता है ना कि हम लोग अचानक गुस्सा कर जाते हैं, अचानक हम लोग अचानक घबरा जाते हैं कोई चीज़ देखकर। तो इसको कंट्रोल करने का काम किसका पता है? इसको कंट्रोल करने का काम है एड्रेनलिन हार्मोन का, जो कि कहाँ से निकलेगा? एड्रिनल ग्लैंड से निकलेगा। सिंपल सा है। तो हर ग्लैंड का यहाँ पे हार्मोन लिखा हुआ है, और उस हार्मोन का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। थायराइड के बारे में थोड़ा सा आ जाइए आप। थायराइड एंड एड्रिनल सेक्रेट देयर हॉर्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन। यानी कि थायराइड का बात करें, जो कि हम लोगों ने ऊपर में पढ़ लिया है, या फिर एड्रिनल का बात करें, ये अपना हार्मोन तभी रिलीज करता है, यानी कि अपना हार्मोन तभी प्रोड्यूस करेगा जब इसको पिट्यूटरी ग्लैंड सजेशन देगा, यानी कि ऑर्डर देगा तभी। तो बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड हमारे अंदर कौन सा हुआ? फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, क्योंकि वही सारे हार्मोन को, यानी कि वही सारे ग्लैंड को परमिशन देता है हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो बात करें थायराइड का या फिर बात करें एड्रिनल ग्लैंड का, ये हार्मोन तभी रिलीज करेगा, यानी कि हार्मोन तभी प्रोड्यूस करेगा जब इसको परमिशन मिलेगा। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। जब इसको परमिशन मिल जाएगा तभी ये अपना काम करता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कहाँ पे पता है? माइंड के पास है, क्योंकि सारा काम तो हमारा वहीं से होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद पिट्यूटरी ऑल्सो सेक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड केवल और केवल आपके बॉडी को कंट्रोल नहीं करता, आपके बॉडी में जो हार्मोन है उसको केवल कंट्रोल नहीं करता, बल्कि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप में बहुत सारे हार्मोन को वो खुद रिलीज करता है, जो कि बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का काम दो प्रकार का है। पहला तो ये कि आपके बॉडी में जितना भी हार्मोन है उसको वो कंट्रोल करेगा, मतलब रेगुलेट करेगा, पहला। दूसरा, पिट्यूटरी ग्लैंड खुद भी अपना कुछ हार्मोन रिलीज करता है, जो कि बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए, तो अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। यानी कि चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे मेढक हो, हर किसी के जीवन में जो हार्मोन का रोल है ना, वो बहुत ज़रूरी है। चाहे ह्यूमन बींग हो, एनिमल हो, मेढक हो, कछुआ हो, या फिर कोई कीड़ा मकोड़ा हो, मतलब जो भी लिविंग बींग है, लिविंग थिंग्स है, जो भी है, उनके जीवन में हार्मोन का बहुत ज़्यादा रोल है। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।